गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अंजू सेन, योर एसएस टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन is fit and fine. So children, today we will discuss a new chapter which is some famous people like Ashoka, Akbar, Mother Teresa, Raja, Aryabhat, Dr. APJ Abdul Kalam, Kalpana Chawla, etc. Before we start, you all know that we have to open Oxford Advantage. For this we will go on class 4th. Now we will select our subjects, that is SS. Now we will select our chapter, that is some famous people. You all know about these columns. First is lesson plan, that is for teachers only. Next is resources. You can find here videos, animation, etc. Next question bank. आप यहाँ पर very short question, MCQs, short questions are here. Next is test. You can give here test. Next my book. तब इसको ओपन करेंगे हम. यहाँ से बुक सेलेक्ट करेंगे अपनी हम. This some famous people. Some कुछ फेमस प्रसिद्ध पीपल लोग, कुछ प्रसिद्ध लोग. व्हाट डू मीन बाय सम फेमस पीपल? कुछ प्रसिद्ध लोग. बेटा फेमस कैसे हुए होंगे वो लोग? उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिससे वो फेमस हो गए हैं कंट्री में, और उनके उन फेमस कार्यों से उनको हम आज भी याद रखते हैं. जैसे बिग आइडिया क्या बेटा लेसन में? सम इंडिविजुअल्स बिकम रिनोन्ड बाय देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. कुछ व्यक्ति समाज में उनके योगदान से प्रसिद्ध हो जाते हैं. लाइक उन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है जिनके कार्यों से हम उनको आज भी याद रखते हैं. कोई भी ऐसा काम होता है तो हम उनके एग्जाम्पल देते हैं कि अशोका ने ऐसे किया था, अकबर ने ऐसे किया था, कल्पना चावला ने ऐसे किया था, या फिर मदर टेरेसा ने ऐसे किया था, तो हम उनके एग्जाम्पल देते हैं. ओके, थिंग्स टू लर्न. इस टॉपिक में हम इस लेसन में हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट इज फेमस पीपल फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड. जो हमारे एंशिएंट पीरियड के पीपल थे, जो फेमस थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड इज फेमस पीपल फ्रॉम द मेडिवल पीरियड. जो हमारे मेडिवल पीरियड के मध्यकालीन के जो लोग थे, जो फेमस थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड इज फेमस पीपल फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम्स. जो अब प्रेजेंट टाइम्स में, वर्तमान समय में जो अब फेमस है, उनके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. लेट्स गो. और फर्स्ट एक्टिविटी. अलीशा एंड हर फैमिली वेंट टू सी द रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे कब? 26 जनवरी. सेलिब्रेशंस एंड द राजपथ. अलीशा और उसकी फैमिली राजपथ पर रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशंस देखने के लिए जाते हैं. सी वॉज मूव्ड बाय द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म शोन बाय द सोल्जर ऑफ अवर कंट्री. वह हमारे देश के सैनिकों द्वारा दिखाई गई देशभक्ति की भावना से क्या होती है? बहुत प्रेरित हो जाती है उनको देखकर. आफ्टर द बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, इंडिया हैड ऑनर्ड सम्मान करना, ऑनर्ड द सोल्जर्स विद अवार्ड्स एंड मेडल्स. बाद में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो सोल्जर्स को सम्मानित करते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं, उनको मेडल्स देकर.
शी टर्न टूवर्ड्स हर फादर, वह कौन? अलीशा। अलीशा अपने पिताजी की तरफ मुड़ती है। एंड सैड, और कहती है, वन डे, एक दिन, आई विल आल्सो बिकम ए सोल्जर एंड फाइट फॉर माई कंट्री। वह अपने पिताजी से कहती है कि मैं भी एक दिन सैनिक बनूंगी और अपने देश के लिए लड़ूंगी। हर फादर नोडेड एंड हिज हेड एंड स्माइल, उसके पिताजी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। द फैमिली इंजॉयड द कलरफुल परेड एंड वॉच्ड द टेबलेक्स एंड परफॉर्मेंसेस बाय स्कूल चिल्ड्रन। परिवार ने रंगीन परेड का आनंद लिया और स्कूली बच्चों द्वारा उस झांकी और प्रदर्शन को देखा। तो सो दैट चिल्ड्रन, आप सब कभी भी आप 15 अगस्त या रिपब्लिक डे के लिए आप भी अपनी फैमिली के साथ कभी तो बच्चों, आप भी अपनी फैमिली के साथ कभी दिल्ली या राजपथ जो भी परेड होती है ऑन 15 अगस्त या 26 ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पर आप भी गए होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो जब क्या होता है वहाँ पर अलग अलग जो स्टेट होते हैं वहाँ के जो हमारी सेना होती है, तीनों सेनाएं जो होती हैं हमारी, आर्मी है, वायुसेना है, थल सेना है, नेवी वाले हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी वहाँ पर जो झांकियाँ होती है वो वहाँ पर दिखाते हैं। और जब नेशनल एंथम होता है तो क्या होता है, हम सभी अचानक से एकदम से खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे कंट्री का क्या है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है। हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको। और जब हम झांकियों को देखते हैं, जब सब एक ताल से जब वहाँ पर परेड होती है और जो भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हैं वहाँ पर, तो उनको देखकर हमारे मन में क्या होता है, एक स्पिरिट ऑफ पेट्रोलिज्म जो है वो ग्रो होता है। हम क्या सोचते हैं मन ही मन में कि हम भी बड़े होकर सोल्जर बनेंगे, अपने देश के लिए ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, कि आप बड़े होकर, जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या बनना पसंद करोगे। ठीक है, अगर ये आपको चूज कर लिया होगा, क्या बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, डॉक्टर, टीचर, लॉयर्स, या फिर जो भी है क्या बनना चाहोगे। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, इज देयर एनी फेमस पर्सनैलिटी हु इंस्पायर्स यू इन सम वे, डिस्कस योर थॉट्स इन क्लास। फेमस पीपल, फेमस पर्सनैलिटी, उसमें बेटा कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप इंस्पायर होते हो, जो आपको मोटिवेट करता है, या उसमें कोई क्रिकेटर भी हो सकता है, कोई हीरो भी हो सकता है, या फिर जो हमारे फेमस पीपल थे हमारी सोसाइटी में वो भी हो सकते हैं। हम किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं, किसी के भी कार्य देखकर, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनके कार्य को देखकर हम मोटिवेट हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। all of us have one or more people whom we consider our role models। हम सभी के पास एक या एक से अधिक लोग हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। रोल मॉडल्स, व्हाट डू यू मीन बाय रोल मॉडल्स? बेटा रोल मॉडल होते हैं जिनकी बातों से, जिनके कार्यों से हम इंस्पायर होते हैं, जिनसे हमें कुछ नया करने को सीखते हैं। रोल मॉडल में मैंने आपको बताया कि कोई भी हो सकता है, उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे फेमस पीपल हो सकते हैं जिनसे, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जिनके कार्यों से हम इंस्पायर होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दीज पीपल इन्फ्लुएंस द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड वी कॉल देम फेमस पीपल। कभी कभी ये लोग दुनिया भर में बहुत से लोगों के विचारों और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हम उन्हें क्या कहते हैं? फेमस पीपल कहते हैं। दे आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर अचीवमेंट्स इन साइंस, आर्ट, पॉलिटिक्स और अदर सच फील्ड्स। उन्हें विज्ञान, कला, राजनीति या अन्य ऐसे क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए, जो कि उनकी अचीवमेंट्स थी, उनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। लेट अस डिस्कस some people who have brought about social and culture changes in our country during different periods of history। आइए कुछ ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने इतिहास के विभिन्न अवधियों के दौरान हमारे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाए हैं। Let's explore। Sometimes a person can be
known to the entire country because she has done something wrong. कभी कभी एक व्यक्ति पूरे देश में जाना जा सकता है क्योंकि उसने कुछ गलत किया है. Can we call such people famous? क्या ऐसे लोगों को हम फेमस पीपल बोलेंगे? Should we consider them role models? क्या हम उन्हें रोल मॉडल मानना चाहिए? नहीं बेटा, हमें उन्हें रोल मॉडल्स नहीं मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं. हम आप एग्ज़ाम अब ऐसे हो सकता है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था, तो हम उनको रोल मॉडल्स का नेम नहीं दे सकते, वो हमारे लिए रोल मॉडल्स नहीं हो सकते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज फेमस पीपल फ्रॉम द एंशियंट पीरियड. फर्स्ट इज अशोका. अशोका वॉज द थर्ड रूलर मौर्य डायनेस्टी. आपने लेसन नंबर 5 में भी डिस्कस किया था अशोका के बारे में हमने कि जो अशोका था वो मौर्य वंश का तीसरा शासक था, थर्ड रूलर था. ही रूल्ड ओवर 3/4 ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के 3/4 हिस्से पर शासन किया. ही reigned फ्रॉम 273 BCE 232 BCE. जो उनका शासनकाल था, उनका शासनकाल वो कब से कब तक था बेटा? 273 BCE से 232 BCE तक उनका जो था वो शासनकाल था. इस टाइम में उन्होंने अपना शासन किया था. हिज रेन वॉज नोन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी. उनका शासनकाल शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था. जो उनका शासन था, जो शासन करते थे तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था. उनके शासनकाल में बहुत ही शांति रहती थी और बहुत समृद्धि थी. हिज ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम द वे ही लिव्ड एंड लुक्ड आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल. उसकी महानता उसके जीने के तरीके से आती है और उसके लोगों की भलाई की देखभाल करती है. इट इज़ बिकॉज इस कार ऑफ दिस ही इज़ ऑफन कॉल्ड अशोका द ग्रेट. इस वजह से उन्हें अक्सर अशोक महान के नाम से जाना जाता है या उन्हें अशोक महान कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उनका शासनकाल था उसमें हमेशा क्या रहती थी? शांति रहती थी, समृद्धि थी. ठीक है, इसलिए उनको अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है. अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोतों के अनुसार, इट इज़ बिलीव्ड दैट यह बिगिनिंग ऑफ हिज रेन अशोका वॉज ए क्रूअल एंड रूथलेस किंग. ऐसा माना जाता है कि उसके शासनकाल के आरंभ में अशोक एक क्रूर और निर्दयी राजा था. जब उसने शासन स्टार्ट किया था तो उस टाइम जो अशोक था वो कैसा था? बहुत ही क्रूर था, निर्दयी था. ठीक है, लेकिन बाद में कुछ उसकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए जो वो बहुत ही एक फेमस पीपल बन गया. देखिए वो कैसे फेमस हुआ है. ही फॉट मैनी बैटल्स एंड ब्रॉट ए लॉट ऑफ रीजन्स अंडर हिज रूल. उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपने शासन में बहुत सारे क्षेत्र लाए. इट वॉज आफ्टर द कलिंगा वॉर दैट अशोका बिगेन टू फॉलो बुद्धास टीचिंग्स. कलिंग युद्ध के बाद अशोक बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगा. देखिए बेटा, पहले अभी हमने डिस्कस किया है कि जो अशोक का राजा थे वो पहले क्या थे? जब वो राजा बने थे वो पहले क्या थे? निर्दयी और क्रूर थे. ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? बहुत सारे युद्ध किए और कई सारे क्षेत्रों को अपने अंडर ले लिया. बाद में उसने कलिंग युद्ध किया. ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया? जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका पालन करने लगे. द सफरिंग एंड द माइजरी ऑफ द पीपल एंड द लॉस ऑफ इननुमेरेबल लिव्स इन द बैटल चेंज्ड अशोका. लोगों की पीड़ा और दुख और लड़ाई में असंख्य जीवन की हानि ने अशोक को बदल दिया. अब अशोक कैसे बदला? जब उसने कलिंग युद्ध किया था तो उस युद्ध में बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए थे. ठीक है, उन लोगों को देखकर उसने क्या किया? जो लोगों की दशा हुई थी उस टाइम, हानि हुई थी, उसको देखकर उसने युद्ध करना बंद कर दिया था और जो बुद्ध के जो शिक्षाएं थी उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था. अशोका विश दैट द पीपल इन हिज एम्पायर वुड आल्सो फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. अशोक चाहता था कि उसके साम्राज्य के
सभी लोग क्या करें, बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें, उनको फॉलो करें। He appointed officers to spread Buddha's teachings across his empire. उसने अपने साम्राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। उसने क्या किया कि मेरा जो भी जितने भी राज्य हैं मेरे अंडर में, उन सभी में जो बुद्ध हैं उन सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं को माने, उनको फॉलो करें। ऐसा करने के लिए उसने कई ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया, कई अधिकारियों को भी नियुक्त किया, ताकि वो बुद्ध की शिक्षाओं को स्प्रेड कर सके, फैला सके सभी पूरे साम्राज्य में। मैनी पिलर्स विद इंस्क्रिप्शंस वर बिल्ट। उसने शिलालेखों के साथ कई स्तंभ बनाए गए थे। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शंस ही वॉज एबल टू स्प्रेड दिस मैसेज टू पीपल। शिलालेखों के माध्यम से वह लोगों तक अपना संदेश फैलाने में सक्षम थे। इंस्क्रिप्शंस जो शिलालेख होते हैं बेटा, उन पर अपने मैसेज को उन्होंने राइट कर दिया, ठीक है, जिससे सभी लोगों को उनके मैसेज मिल जाए, उनके संदेश मिल जाए। Once Ashoka started following the teachings of Buddhism, he led a simple life and stopped hunting. अशोक ने बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साधारण जीवन का नेतृत्व किया एंड स्टॉप हंटिंग, और शिकार करना बंद कर दिया। He made sure that medical care for humans, animals was provided throughout his empire. उन्होंने यह किया कि उनके पूरे साम्राज्य में मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की जो देखभाल है वो कराई जाए। He mentioned in the inscriptions that all religions and should be respected. उन्होंने शिलालेखों में उल्लेख किया कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। In honor of his vision, the Dharmachakra on the Ashoka pillar has taken a central place on our national flag. उनकी दृष्टि के सम्मान में अशोक स्तंभ पर धर्मचक्र ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर एक केंद्रीय स्थान ले लिया है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा नेशनल ध्वज है उसमें कितने कलर्स हैं, 3 कलर्स है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। जो बेटा हमारा वाइट जो पट्टी हमारा वाइट बैंड है उसमें उसके बीच में क्या है, चक्र है, ठीक है, सेंट्रल में। तो वो कहाँ से लिया गया है, अशोक पिलर से लिया गया है, ठीक है। द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एज सारनाथ हैज़ बीन अडोप्टेड ऑफ अवर नेशनल एम्बलम। सारनाथ में अशोक की शेर राजधानी को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अब आपको पता है कि जैसे कि सारनाथ है उसमें जो हमारी लॉयन कैपिटल है उसमें जो नीचे चक्र है उसमें भी उसको जो है हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्यभट्ट। बेटा आर्यभट्ट आप सभी को पता है आर्यभट्ट क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, डिजिट 0 का जो है उसमें उन्होंने आविष्कार किया था। अब देखिए और उनकी जो अचीवमेंट्स थी और क्या क्या थी वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आर्यभट्ट वॉज ए वेल नॉन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और क्या थे, खगोल शास्त्री थे, ठीक है। उनका ही वॉज बॉर्न अराउंड 478 CE। उनका जन्म 478 CE कॉमन इरा के आसपास हुआ था, ठीक है। ही रोट आर्यभट्टिया, उन्होंने क्या लिखा था, आर्यभट्टिया लिखा, जो क्या थी, विच इज ए कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जो गणित और खगोल विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी का एक संग्रह था। कलेक्शन क्या होता है, एक संग्रह, इकट्ठी कर रखी थी। द बुक गिव्स डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। पुस्तक समय की विभिन्न इकाइयों का विवरण देती है। यूनिट ऑफ टाइम्स, डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम, विभिन्न जो समय की इकाइयाँ हैं उनका हमें
डिटेल्स उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करती है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ मेथड टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स एंड ऑन ए गिवन ए डे। यह किसी निश्चित दिन पर ग्रहों की स्थिति का पता लगाने के तरीके के बारे में भी बताती है। आर्यभट्ट करेक्टली मेंशन दैट द अर्थ रोटेट्स on its axis every day. He also proved that eclipse occur due to shadows cast by the moon and earth. आर्यभट्ट ने इसमें और किस चीज़ का वर्णन किया है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी हर दिन अपनी एक्सिस पर घूमती है। प्रत्येक दिन कहाँ घूमती है, हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है। ही आल्सो प्रूव और उन्होंने क्या सिद्ध किया है, उन्होंने यह भी बताया बेटा कि जो एक्लिप्स जो ग्रहण होते हैं वो किस कारण होते हैं, वो होते हैं हमारे चंद्रमा जो पृथ्वी की जो छाया होती है उनके कारण जो हमारे ग्रहण होते हैं वो होते हैं। ठीक है। आर्यभट्ट्स वर्क इज स्टडीड बाय मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड इवन टुडे। आर्यभट्ट का काम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री संसार में सभी चारों ओर आज भी पढ़ रही हैं। देखिए आप सभी को पता है कि जो आर्यभट्ट के जो मैथमेटिशियन और जो हमारी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो हमारा संसार आज भी उन सब उस आर्यभट्ट के वर्क को पढ़ रहा है। आप सभी को पता है क्या जो मैथ्स है या एस्ट्रोनॉमर्स है वो हम सब आज भी पढ़ रहे हैं। तो ये सब किसने आविष्कार क्या था, आर्यभट्ट ने। ठीक है बेटा। डिड यू नो इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन 1975। इट वॉज नेम्ड आर्यभट्ट। जो इंडिया का जो पहला उपग्रह था वो कब लॉन्च हुआ था, 1975 में, जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, फेमस पीपल फ्रॉम मेडिवियल पीरियड। जो हमारे एंशियंट पीरियड के फेमस पीपल थे वो थे अशोका एंड आर्यभट्ट। नेक्स्ट टॉपिक है फेमस पीपल फ्रॉम द मेडिवियल पीरियड। जो हमारे मध्यकालीन के जो फेमस पीपल थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट फर्स्ट इज अकबर द ग्रेट। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज द थर्ड मुगल एम्परर। जो अकबर थे बेटा वो उनका नेम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वट इज द फुल नेम ऑफ अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो ये क्या थे, ये 30 मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य के थर्ड शासक थे, सम्राट थे। ही रूल्ड बिटवीन 1556 CE एंड 1605 CE। उसने 1556 और 1605 के बीच शासन किया था। जो उसके शासन का टाइम था बेटा वो ये था, इसके बीच उन्होंने अपना शासन किया था इस टाइम तक। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू ए सीरीज ऑफ बैटल्स एंड कन्क्वेस्ट्स। उसने लड़ाई और विजय की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हाउएवर, हालांकि हिज सक्सेस एज ए पावरफुल रूलर गोज बियॉन्ड हिज विक्ट्री इन बैटल्स। एक शक्तिशाली शासक के रूप में उनकी सफलता लड़ाई में उनकी जीत से परे है। राजपूत्स एंड ही बिफ्रेंडेड द डिफीटेड हिंदू रूलर्स। उन्होंने पराजित हिंदू शासकों से मित्रता की। पराजित जो हिंदू शासक थे जो हार गए थे तो उन्होंने उससे मित्रता की, उन्होंने उससे फ्रेंडशिप की थी। किसने, अकबर द ग्रेट ने। राजपूत एंड अदर हिंदूज वर गिवन हाई पोस्ट इन द एम्पायर। उन्होंने He also encouraged all forms of art and music. उन्होंने कला और संगीत के सभी रूपों को भी प्रोत्साहित किया था, इनकरेज किया था, उत्साहित किया था। किस किस को, आर्ट और म्यूजिक की सभी रूपों को। अकबर मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ हिज लार्ज एम्पायर वेरी इफेक्टिव। अकबर ने अपने साम्राज्य की प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है बेटा, प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत प्रभावी बनाया था। ही एनकरेज्ड पोइट्स, स्कॉलर्स एंड अदर आर्टिस्ट टू परफॉर्म ऑन इन हिज कोर्ट। उन्होंने कवि, विद्वानों और अन्य कलाकारों को अपने दरबार में प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया था, इनकरेज किया था। किस किस को, पोइट्स, स्कॉलर्स एंड अदर आर्टिस्ट को। ठीक है, इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। ड्यूरिंग हिज रेन द मुगल स्टाइल ऑफ आर्ट, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड।
उनके शासनकाल में मुगल शैली की चित्रकला और वास्तुकला का भी क्या हुआ था, विकास हुआ था। मैनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम। उनके शासनकाल के दौरान बहुत मुख्य ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण हुआ था। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का क्या होते हैं, ऐतिहासिक स्मारक। सम ऑफ देम लाइक आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा एंड हुमायूंस टॉम्ब। उनमें से कुछ क्या है, जैसे कि आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाजा है, हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा है। ये सब कब बनाए गए थे, अकबर के शासनकाल में बनाए गए थे। ठीक है। अकबर इज रिगार्डेड बाय मैनी इज ए ग्रेट रूलर बिकॉज ही इनकरेज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अकबर को कई लोग एक महान शासक के रूप में मानते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया था। कुछ लोगों ने अकबर को क्या माना है, एक महान शासक माना। क्यों माना है, क्योंकि उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उनको एकता को प्रोत्साहित किया था उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट राजा राजा फर्स्ट। ये भी बेटा हमारा जो मेडिवल पीरियड था उनके ही फेमस पीपल रहे हैं राजा राजा वन। देखिए इन्होंने क्या क्या ऐसा कौन फेमस कार्य किया था जिनसे फेमस हुए हैं और आज भी पूरे वर्ल्ड में इनको हम याद करते हैं, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थी। ठीक है। राजा राजा वन रिजाइन फ्रॉम 985 CE 1014 CE। जो उनका शासनकाल था वो 985 से लेकर 1014 तक का था। ठीक है। ही वॉज ए वेरी पावरफुल रूलर ऑफ द चोल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। वह दक्षिण भारत के चोल वंश का एक बहुत शक्तिशाली शासक था। कहाँ का था ये, चोल डायनेस्टी और साउथ इंडिया से। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड वोन मैनी बैटल्स। वह एक योग्य प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, और उन्होंने कई युद्ध जीते। ही बिगेन टू एस्टेब्लिश्ड हिज पावर विद अटैक्स एंड अदर डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। उन्होंने दक्षिण भारत में अन्य राजवंशों पर हमलों के साथ अपनी शक्ति को स्थापित करना शुरू कर दिया। ही ऑक्युपाइड द गंगाबड़ी टेरिटरी इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। उसने गंगाबड़ी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो कहाँ पर है अभी, प्रेजेंट डे में कहाँ है, कर्नाटका। ठीक है। By 996 CE, he had conquered Kerala, which was ruled by the Chers. उसने 1996 में केरल पर विजय प्राप्त की, जो कि चेरों द्वारा, क्या है ये, चेरों द्वारा शासित था। He brought the northern part of Sri Lanka under the Chola rule. वह चोल शासन के तहत श्रीलंका का उत्तरी भाग उन्होंने क्या किया, अपने अंडर कर लिया। बाय 1014 CE राजा राज वन हैड एक्वायर्ड द लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड्स। राजा राजा ने 1014 में लक्षद्वीप और मालदीव का अधिग्रहण किया था। विद द वैल्यूएबल्स एक्वायर्ड फ्रॉम द बैटल्स ही बिल्ड द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, नाउ तंजावुर। उसने क्या किया था, जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसका निर्माण किसने किया था, राजा राज वन ने, जो अब कहाँ पर है, तंजौर में, और अब उसको तंजौर को अब क्या कहते हैं, तंजावुर। आफ्टर राजा राज वन हिज सन राजेंद्र चोला बिकेम द रूलर। राजा राज वन के बाद उनका बेटा राजेंद्र चोल जो था वो क्या था, शासक। उनके बाद कौन बना था, उनका बेटा शासक बना था। ही वॉज सक्सीडेड बाय मैनी रूलर्स। वह कई शासकों द्वारा सफल हुआ था। द चोल डायनेस्टी फाइनली डिक्लाइन इन 1279 CE। अंत में जो चोल डायनेस्टी थी, जो चोल वंश था, वो कब हार गया था, कब उसका पतन हो गया था, कब पराजित हो गया था, वह हुआ था बेटा 1279 में। ठीक है। तो ये था हमारा राजा राजा वन कि उसने क्या किया था, कितने युद्ध किए थे, ठीक है, किस किस को अपने अंडर लिया था, और कब उसका फिर लास्ट में अंत हुआ था। उसके बाद उसका बेटा राजेंद्र चोल था, वो शासक बन गया था। वो कई शासकों द्वारा भी क्या था, सफल हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक, फेमस पीपल फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम्स, कि जो प्रेजेंट टाइम्स के, जो अपने आधुनिक समय के जो फेमस पीपल रहे हैं वो कौन कौन है। फर्स्ट में उसमें आता है हमारा मदर टेरेसा। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना भी होगा। वो एक क्या थी,
समाज सेविका थी। वो गरीब लोगों के, गरीब बच्चे, गरीब लोगों के लिए उनके मन में बहुत ही प्यार था। ठीक है, तो उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मदर टेरेसा वॉज इन स्कोप्स मैकेडोनिया इन 1910। जो इनका जन्म था वो कहाँ हुआ था, स्कोप्जे में, मैकेडोनिया में। ठीक है। सी लर्न इंग्लिश एंड बंगाली व्हेन शी केम टू टीच इन दार्जिलिंग। उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ाने के लिए अंग्रेजी और बंगाली सीखी। जब वो दार्जिलिंग पढ़ाने के लिए आई थी तो उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी थी, इंग्लिश और बंगाली। इन 1931 शी बिकेम ए नन एंड चूज द नेम टेरेसा। और वह 1931 में जब वह क्या बन गई थी, वह नन बन गई थी और उसने किसको चुना, टेरेसा नेम को उसने चूज कर लिया था। कब, 1931 में। आफ्टर टीचिंग फॉर a few years in Kolkata, she established the missionaries of charities. कोलकाता में कुछ वर्षों तक अध्यापन करने के बाद 1950 में मशीनरी ऑफ चैरिटी में स्थापित हो गई। ये मशीनरी ऑफ चैरिटी कब स्थापित हुआ था बेटा, ये हुआ था 1950 में। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स केयर ऑफ पीपल हु आर हंगरी, होमलेस, एज्ड, पुअर एंड क्रिपल्ड। यह एक ऐसा संगठन था जो बेघर, भूखे लोगों की देखभाल करना और जो गरीब और अपंग है। ये एक संगठन था जो मशीनरी ऑफ चैरिटी। इसमें क्या था, इसमें ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें जो भूखे लोग थे, जिनके पास घर नहीं था, बूढ़े थे, गरीब थे और जो अपंग थे, उनकी वहाँ पर देखभाल होती थी। सी आल्सो एस्टेब्लाइज्ड निर्मल हृदय इन 1952। 1952 में उसने निर्मल हृदय की भी स्थापना की थी। बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रीव विद द पैसेज ऑफ टाइम विद मोर पीपल ज्वाइनिंग इन टू हेल्प द पुअर। दोनों संगठन गरीबों की मदद के लिए अधिक लोगों के साथ जुड़ने के साथ समय बीतने के साथ बढ़ते गए। शी continued her work and contributed to the welfare of the poor people until her death in 1997। उसने अपना काम तब तक जारी रखा और 1997 में अपनी मृत्यु तक गरीब लोगों के कल्याण में अपना योगदान दिया। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि उसने जो थे ऑर्गेनाइजेशन, 2 संस्थाएं स्थापित की थी। फर्स्ट मशीनरी ऑफ चैरिटी एंड सेकंड निर्मल हृदय। इन दोनों में क्या होता था, जो लोग गरीब थे, जिनके पास घर नहीं था, भूखे थे, अपंग थे, उनकी देखभाल करना। जैसे जैसे समय के साथ साथ जैसे जैसे जो संस्थाएं थी ये आगे बढ़ने लगी तो इनमें जो और लोग थे वो भी इनमें जुड़ते चले गए और उन्होंने भी लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। और मदर टेरेसा ने यह काम कब तक किया था, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मीन्स जब 1997 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वह अपना जो योगदान था उनका, वो क्या था, लोगों की देखभाल करना था। मदर टेरेसा वॉज रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स। मदर टेरेसा ने कई पुरस्कार और सम्मान मिले थे। सम ऑफ देम आर पद्मश्री, भारत रत्न एंड रमन मगसाय अवार्ड फॉर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। उनको कई पुरस्कार, जैसे कि कुछ क्या है, पद्मश्री, भारत रत्न एंड रमन मगसाय, जो कि किसके लिए था, उनकी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मदर टेरेसा वॉज डिक्लेयर्ड ए सेंट बाय पोप फ्रांसिस एट द वेटिकन इन 2016। मदर टेरेसा को 2016 में वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा एक संत घोषित किया गया था। किसने संत घोषित किया था, पोप फ्रांसिस ने। कब, 2016 में वेटिकन में। ओके बेटा, तो ये थी हमारी मदर टेरेसा के बारे में। नेक्स्ट है कल्पना चावला। आप सभी को पता है, सभी ने कल्पना चावला का नेम सुन रखा है, जो कि फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। सभी को पता है इसके बारे में, तो कल्पना चावला के बारे में तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल्पना चावला वॉज एन इंडियन अमेरिकन
astronaut and the first Indian woman to go into space। जो कल्पना चावला है वो क्या एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली क्या थी, पहली महिला थी। ठीक है। शी वॉज बोर्न इन करनाल पंजाब इन 1962। वह कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था बेटा 1962 में पंजाब में हुआ था, करनाल में। शी वॉज द यंगेस्ट अमंग हर 3 सिबलिंग्स। वह अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल एजुकेशन शी वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब फॉर फर्दर स्टडी। उसने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वह कहाँ गई थी? अपने आगे की पढ़ाई के लिए पंजाब की यूनिवर्सिटी में गई थी। आफ्टर दिस शी वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्सस फॉर फर्दर स्टडीज इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसके बाद वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आगे की पढ़ाई के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय गई थी। किसकी यूनिवर्सिटी में? टेक्सास की यूनिवर्सिटी में। कल्पना चावला जॉइन नासा एंड हर ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस फाइनली केम ट्रू। कल्पना चावला नासा में शामिल हो गई और अंतरिक्ष में जाने का उनका सपना आखिरकार क्या हो गया? ट्रू, सच हो गया था। नासा इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन दैट डज रिसर्च अबाउट स्पेस एंड ऑर्गेनाइजेस स्पेस ट्रैवल। नासा एक अमेरिकी संगठन है। नासा क्या है? एक अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, अमेरिकी संगठन है जो अंतरिक्ष के बारे में अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है और अंतरिक्ष यात्रा का आयोजन करता है। In 1997, in first space mission, she traveled 10.67 million kilometer, equal to going to 252 times around the Earth। 1997 में उसकी पहली अंतरिक्ष मिशन में उसकी यात्रा जो हुई थी वो थी और उसकी ट्रेवल कितनी थी? 10.67 मिलियन किलोमीटर, जो कितने होते हैं बेटा? जो हमारी अर्थ के 252 बार अगर हम अपनी अर्थ के चक्कर लगाते हैं तो उसके इक्वल जो थी उसकी पहली जो मिशन थी वो इतनी थी। द सेकेंड मिशन वॉज इन 2003 बट दिस मिशन मेट विद एन एक्सीडेंट। जो उसकी दूसरी यात्रा थी, उसका दूसरा मिशन था, वो उसने कब किया था? 2003 में। यह मिशन एक दुर्घटना के साथ मिला। जब सेकंड टाइम अपने मिशन पर गई थी तो जब वापस आ रही थी तो तब उसका वहाँ पर एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई थी। कल्पना चावला एंड अदर क्रू मेंबर्स वर रिटर्निंग टू अर्थ इन द स्पेस शटल कॉल्ड कोलंबिया। कल्पना चावला और चालक जो अलग थे, साथ थे समूह के अन्य सदस्य, कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यानी पृथ्वी पर लौट रहे थे। The space shuttle broke into many pieces upon entering the Earth's atmosphere and accidents killed all the crew members। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर कई टुकड़ों में टूट गया और दुर्घटना ने चालक दल के सभी सदस्यों की क्या जान ले ली थी। उसमें कई जो कल्पना चावला के साथ जो और मेंबर्स थे वो सभी उसमें मारे गए थे। After the accidents, many countries introduced memorials to honor her। दुर्घटना के बाद कई देशों ने उसे सम्मानित करने के लिए मेमोरियल की शुरुआत की। इंडिया हैज़ रीनेम्ड सैटेलाइट मैटसैट-1 एज कल्पना-1। जो इंडिया है उन्होंने जो सैटेलाइट हमारा मैटसैट-1 है उसको रीनेम कर दिया, उसका नेम चेंज कर दिया। क्या रख दिया फिर उसका नेम? कल्पना-1। नासा डेडिकेटेड ए सुपर कंप्यूटर इन हर मेमोरी। नासा ने उनकी याद में एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया। कल्पना चावला ऑफन यूज टू विजिट हर होम टाउन एंड मोटिवेटेड यंग गर्ल्स टू फॉलो देयर ड्रीम्स। कल्पना चावला अक्सर जब अपने होम टाउन जाती थी तो वह युवा लड़कियों को अपने सपने का पालन करने के लिए प्रेरित करती थी, उनको मोटिवेट करती थी कि कैसे उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। She once said, "The path from dreams to success does exist. May you have to the vision find it, the courage to get on to it, and the perseverance to follow it."
उसने एक बार कहा था कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। हो सकता है कि आपके पास इसे पाने की हिम्मत हो और इस पर चलने की दृढ़ता हो। तो बेटा अब नेक्स्ट है हमारा APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं, जो कि साइंटिस्ट थे, ठीक है, और हमारे 11वें राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ही बिलोंग टू ए सिंपल फैमिली फ्रॉम रामेश्वरम इन तमिलनाडु। वह एक सिंपल फैमिली से, साधारण परिवार से बिलोंग रखते थे, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु के रामेश्वरम से है। हिज फादर वॉज ए बोट ओनर। जो उनके पिता थे वो क्या थे कि बोट क्या होती है, नाव, ओनर मालिक, एक नाव के मालिक थे। वैन कलाम वॉज ए यंग बॉय। जब वैन कलाम यंग बॉय थे, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू इंक्रीज हिज फैमिली इनकम। तो वो क्या करते थे, अपनी परिवार की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे, तो वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर बेचना स्टार्ट कर दिया। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। उसने भी जो स्कूल की शिक्षा थी वो कहाँ पर पूरी की थी, एलिमेंट्री स्कूल में, जो कहाँ रामेश्वरम के जो एलिमेंट्री स्कूल था वहाँ पर उसने स्कूल की जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट की थी। इन 1954 ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स फ्रॉम SG जोसेफ कॉलेज इन त्रिचुरपल्ली। उसने यहाँ पर अपने क्या की थी, आगे की पढ़ाई कंप्लीट की थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर स्टडीज इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डॉक्टर कलाम वर्कड एज ए साइंटिस्ट विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी उच्च पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक के रूप में काम किया। He was closely involved in the development of military missiles and thus came to be known as the Missile Man of India। वह सैन्य मिसाइल के विकास में निकटता में शामिल थे और इस तरह उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। डॉक्टर कलाम वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन 1997। डॉक्टर कलाम को 1997 में भारत रत्न के से सम्मानित किया गया। द डिग्निटी विद द which he treated the people working with him, his love for children and his simplicity and humility made him a true people's president। जिस गरिमा के साथ उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों को बच्चों के प्रति प्यार और उनकी सादगी और विनम्रता का इलाज किया, उन्होंने ऐसा करके उन्होंने एक सच्चा और लोगों का एक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। इस Now I hope you can understand this chapter. If you have any doubts, you can ask me without hesitations. Thank you, beta.